हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। आज अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे 27 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी विभिन्न पत्रिकाओं से लिए गए हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, इंटीग्रेटेड परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और ये डेली करंट अफेयर की जो क्लास होती है इसको हम लोगों ने मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा है। इस मासिक पैकेज में आपको प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे वीडियो क्लास मिल जाती है और 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी मिलता है। साथ ही साथ देखा जाए तो डेली आपको प्रिंटेबल पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, प्रिंटेबल पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, क्लास पीपीटी आपको दी जाती है, महीने के एंड में कंपाइल पीडीएफ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया जाता है, यानी कि पूरा कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल है। मैं बोलता हिंदी में हूँ लेकिन हमारा पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। महीने के अंत में बेस्ट 100 एमसीक्यू का एक ऑनलाइन टेस्ट होता है जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ये सारी सुविधाएं एक मासिक पैकेज के रूप में डिजाइन करके रखा गया है। जो मासिक पैकेज आपको इस वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करेंगे तो वहां से आप उस मासिक पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है आज के समाचार पत्र पत्रिकाओं से रहे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पहली खबर है, यहां पर देखें तो रोहित शर्मा बने हैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो यहां पर रोहित शर्मा बने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के एम्बेसडर। चर्चा कर लेते हैं। तो रोहित शर्मा को देखा जाए तो आईसीसी जो टी20 विश्व कप 2026 में होने वाला है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। ठीक है, और ये टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि पुरुष टी20 विश्व कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो यहां पर रोहित शर्मा का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एक चीज आपको यह भी याद रखना है कि जो पुरुष टी20 विश्व कप है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो इसका आयोजन भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से किया जाएगा। ठीक है, चलिए। रोहित ने 2024 में भारत को टी20 विश्व कप का खिताब दिलाया था, जिन्होंने अपने टी20 करियर में देखा जाए तो 4231 रन बनाए हैं। ठीक है, 2007 और 2024 में भारत की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे। 2024 में जीत के बाद ही रोहित शर्मा ने टी20 से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी। यह विश्व कप 7 फरवरी से 8 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और कहां पर आयोजित किया जाएगा ये मैंने आपको बता ही दिया है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप का आयोजन कहां पर होगा, भारत और श्रीलंका में। भारत प्लस श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए, अगली खबर क्या है, यहां पर देखा जाए जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है, सूर्य किरण एक्सरसाइज का 19वां संस्करण चर्चा कर लेते हैं। सूर्य किरण एक्सरसाइज महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम में आपको पूछा भी गया है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो भारत और नेपाल। ठीक, भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। अब सूर्य किरण एक्सरसाइज पूछ ले किस प्रकार का एक्सरसाइज है, तो एक चीज आपको अपने दिमाग में बैठा के रखना है कि ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, क्योंकि सीमा आप मतलब जैसे तुक्का भी मारना, तो तुक्का मारने का एक वैज्ञानिक तरीका होता है कि कोई सवाल पूछा गया तो तुक्का मारे, तो आंख बंद करके तुक्का नहीं कि नेवल एक्सरसाइज है सूर्य किरण। नेवल एक्सरसाइज नहीं होगी, आपको सीधा सीधा दिमाग ये लगाना है कि क्या नेपाल की कोई समुद्री सीमा है, नहीं है, तो नेवल एक्सरसाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज सूर्य किरण है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चर्चा कर लेते हैं। तो भारत नेपाल की संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज सूर्य किरण का 19वां संस्करण चर्चा करें तो 25 नवंबर को पिथौरागढ़ उत्तराखंड में शुरू हुआ है और 8 दिसंबर तक जारी रहेगा। यानी कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है, ठीक है, सूर्य किरण एक्सरसाइज इसका आयोजन कहां पर, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रहा है। और कब से कब तक, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, 25 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में किया जाएगा। इस बार इसका 19वां संस्करण आयोजित हो रहा है। ठीक है, चर्चा करें आगे। तो भारत के असम रेजिमेंट और नेपाल के देवी दत्त रेजिमेंट के समान रूप से 334 सैनिक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, असम रेजिमेंट और नेपाल की देखा जाए तो देवी दत्त रेजिमेंट, इनके सैनिक जो है 334 सैनिक यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चर्चा करें तो यह अभ्यास जंगल युद्ध, आतंकवाद विरोधी अभियान, मानवतावादी सहायता और आपदा राहत पर केंद्रित है। इस संस्करण में ड्रोन, एआई सक्षम निर्माण उपकरण, अनमैन्ड लॉजिस्टिक्स, बख्तरबंद प्लेटफॉर्म जैसी उभरती तकनीकों का विशेष ध्यान दिया गया है और इन्हीं पर देखा जाए यह अभ्यास किया गया है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि जो जंगल युद्ध होते हैं ना, ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर हो रहे हैं उनके लिए, साथ ही साथ आतंकवाद विरोधी अभियान जो चलाए जा रहे हैं उसके लिए, जो मानवतावादी सहायता है तथा आपदा राहत पर, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और इसी वजह से इस बार का सूर्य किरण एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। ठीक है, अभ्यास का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच आपसी तालमेल, रणनीतिक दक्षता और अच्छा सहयोग को मजबूत करना है। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 के बारे में चर्चा करें। अब ये जो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 है, इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या है उनको देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध तेलुगु लेखक है, ठीक है, प्रसिद्ध तेलुगु लेखक है, इनका नाम क्या है, वेलमाला सिममन्ना।
वेलमाला सिममन्ना, इनको देखा जाए तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इनको 2025 के लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। परीक्षा में एग्जाम में आपके डायरेक्टली पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन जो आते हैं ना, उनमें सीधे सीधे पूछ लेगा कि लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना होगा, वेलमाला सिममन्ना। ठीक है, आगे चर्चा करें। ये जो सम्मान प्रदान किया जाएगा तो 18 जनवरी को विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा सम्मान समारोह का, और वहीं पर इस सम्मान को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहां पर वेलमाला के बारे में चर्चा करें तो इन्होंने अब तक 100 से अधिक किताबें, ठीक है, ये लिख चुके हैं, 100 से अधिक किताबें लिख चुके हैं, और इसी वजह से देखा जाए तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार इस बार प्रदान किया जाएगा। अगली खबर देखें, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी। पंजाब के 3 शहर को पवित्र शहर घोषित किया गया है। ठीक है, पंजाब के 3 शहर हैं, इनको पवित्र शहर, होली सिटीज यहां पर डिक्लेयर किया गया है। पंजाब के 3 सिटीज को चर्चा कर लेते हैं। तो पंजाब सरकार ने अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब जो गोल्डन टेम्पल है, आनंदपुर साहिब रूपनगर जिले में, और तलवंडी साबो जो भटिंडा जिले में पड़ता है, इसको पवित्र शहर घोषित किया है। ठीक है, तो ये 3 शहरों का नाम आपको याद रखना है कि पंजाब के कौन से 3 शहर हैं जिनको पवित्र शहर घोषित किया गया है। तो हरमंदिर साहब जहां गोल्डन टेम्पल अवस्थित है, आनंदपुर साहब रूपनगर जिले में पड़ता है, और तलवंडी साबो ये भटिंडा जिले के अंतर्गत आता है, इसको पवित्र शहर घोषित किया गया है। कौन से राज्य सरकार के द्वारा? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। इन तीनों शहरों में अब शराब, मांस और तंबाकू की बिक्री और सेवन पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। मतलब पंजाब के ये 3 शहर ऐसे हैं जहां पर पूर्ण रूप से शराब पर, मांस पर और तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें तो यह निर्णय 3 शहरों को पवित्र गुरुद्वारों के कारण दी गई विशेष धार्मिक पहचान का एक हिस्सा है। ठीक है, यहां पर आनंदपुर साहिब के बारे में चर्चा कर ले तो तख्त श्री केसगढ़ साहिब यहीं पर अवस्थित है, जो सिख धर्म के 5 तख्तों में से एक है। ठीक है, तलवंडी साबो के बारे में चर्चा करें तो तख्त श्री दमदमा साहिब यहां पर अवस्थित है, और जो अमृतसर है यहीं पर अकाल तख्त अवस्थित है। अकाल तख्त कहां पर अवस्थित है? अमृतसर में अवस्थित है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत को मिला 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी का अवसर। ठीक है, जो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए बेट लगाई गई थी, तो भारत को देखा जाए यहां पर मेजबानी दे दी गई है। जो कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए जाएंगे उनकी मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, चर्चा करते हैं। यहां पर देखें तो भारत को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है, जो अहमदाबाद में आयोजित होगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 2030 में जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जाएंगे वो कहां पर होंगे? वो अहमदाबाद में होंगे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। याद क्यों रखना है? क्योंकि आरओ जो 2023 का एग्जाम भी हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। चलिए आगे चर्चा करें। ग्लासगो में हुई राष्ट्रमंडल खेल आम सभा की बैठक में यह फैसला लिया गया है, और इसके साथ ही 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारत का दावा और मजबूत हो गया है। ठीक है, तो यहां पर 2030 के लिए भारत को चुन लिया गया है राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, और भारत दावेदारी कर रहा है कि 2036 में हम ओलंपिक की मेजबानी भी करेंगे। ओलंपिक खेल जो होंगे उसकी मेजबानी भी भारत कर सकता है, और ये मेजबानी की दावेदारी, देखा जाए जो दावा है, इसको मजबूती मिलती है यहां से। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है, अच्छे से अगर भारत के द्वारा यहाँ पर सारी चीजें मैनेज की जाती हैं तो 2036 की जो ओलंपिक खेल होने हैं उनकी मेजबानी भी भारत को मिल सकती है। चर्चा करें तो भारत 2010 के बाद इस प्रतिष्ठित खेल आयोजन की मेजबानी करेगा। यानी कि 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किया गया था, और 2010 के बाद अब 2030 में, ठीक है, 2030 में, यानी कि 20 सालों के बाद आयोजन होगा। चर्चा करें तो इस आयोजन की सफलता से भारत के 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी की दावेदारी और मजबूत होगी। वही पॉइंट लिखा हुआ है। 2030 की बोली के लिए भारत का मुकाबला किससे था? ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 2030 के लिए बोली थी, भारत के साथ और कौन सा ऐसा देश था? ठीक है, भारत के साथ कौन सा ऐसा देश था जो बोली लगाए हुए था, बिड लगाई हुई थी? तो नाइजीरिया का शहर है अबूजा। ठीक है, भारत का मुकाबला किससे था? जो भारत का अहमदाबाद सिटी है, अहमदाबाद सिटी का मुकाबला था नाइजीरिया के अबूजा से। हालांकि महासंघ अबूजा के 2034 के मेजबानी देने पर विचार कर सकता है, यानी कि जो अबूजा है 2034 में मेजबानी कर सकता है। इस पर विचार जो राष्ट्रमंडल महासंघ है उसके द्वारा किया जा सकता है। 2030 में होने वाले यह खेल तीसरी बार एशिया में होंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 2030 में आयोजित होगा राष्ट्रमंडल खेल, ये तीसरी बार होगा कि एशिया में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एक बार यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में 1998 में आयोजित हुए थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, 1998 में मलेशिया में आयोजित हुआ था, और उसके बाद यहां पर देखें तो 2010 में
नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और उस टाइम पर देखा जाए सुरेश कलमाड़ी इत्यादि का नाम आया था, जो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। ठीक है, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उसमें नाम आया था बहुत से लोगों का, तो एक घोटाले के तौर पर भी उसका उस टाइम पे न्यूज़पेपरों में जिक्र रहता था कॉमनवेल्थ घोटाले का। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए 2 बार मतलब 2 बार भारत में, अगर जो 2000 यहाँ पर देखें तो दूसरी बार भारत में आयोजित किया जा रहा है, और एशिया में तीसरी बार आयोजित हो रहा है। ठीक, एशिया में इसके पूर्व कहां पर आयोजित किया गया है? 1998 में कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय सिंदारोव बने सबसे युवा फिडे वर्ल्ड चैंपियन। ठीक है, सबसे युवा फिडे वर्ल्ड चैंपियन कौन बने हैं? ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। चर्चा कर लेते हैं क्या पॉइंट्स है। यहां पर देखें तो उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय जोवोखिर सिंदारोव चीन के वेई यी, ठीक है, वेई ई को हराकर फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, और ये जो फिडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा था, ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था? ये पणजी गोवा में इसका आयोजन किया जा रहा था। और ये जो फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रॉफी थी, इसी को विश्व नाथ आनंद ट्रॉफी, ठीक है, के नाम पर इस बार घोषित किया गया था, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था। चर्चा करें तो पहले गेम में ड्रा के बाद उन्होंने दूसरे गेम में जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम कर लिया। वे इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। जोवोखिर सिंदारोव ये किस देश के खिलाड़ी हैं? उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी हैं। क्या बने हैं? तो ये सबसे युवा फिडे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, और देखा जाए सबसे युवा फिडे वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो फिडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था? पणजी गोवा में हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो फिडे वर्ल्ड चैंपियन की ट्रॉफी थी, उसका नाम परिवर्तित कर किसके नाम पर रखा गया है? तो विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। यानी कि इसी एक स्लाइड में आपकी परीक्षा में आने वाले श्योर शॉट 4 सवाल आपके तैयार होते हैं। ठीक है, देखते हैं। 16वीं सीट की शुरुआत करने वाले सिंदारोव को लगभग 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि भी प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए मैं आपसे यहीं पर एक सवाल पूछता हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा, ठीक है, चेस को या शतरंज को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है, कौन सा राज्य सरकार है जिसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्कूली पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया जाएगा? ठीक है, ये पॉइंट, ये क्वेश्चन है आपसे। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखता हूं कितने लोग इसका सही उत्तर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पेरिस स्थित यूनेस्को का जो मुख्यालय है, यहां पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपके परीक्षा के लिए डायरेक्टली यहां पे सवाल बन सकता है कि हाल ही में या नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? यह सवाल ऐसे पूछ ले कि नवंबर 2025 में यूनेस्को के मुख्यालय में भारत के किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, तो दोनों सवाल आपके यहां से बन सकते हैं, तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। यूनेस्को के मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक, सीधे सीधे आपको याद रखना है, ये सवाल यहीं से आपका तैयार हो जाएगा। चर्चा करें तो भारत ने संविधान दिवस के अवसर पर पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधिमंडल द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैश्विक बौद्धिक विरासत एवं संविधान निर्माण में उनके योगदान के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान करना था। प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो प्रतिमा का अनावरण भारत के राजदूत और यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि विशाल वी शर्मा के द्वारा किया गया था। ठीक है, यूनेस्को में स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में भारत के कौन है? तो उनका नाम है विशाल वी शर्मा। आपको एक चीज ये बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है। दूसरा सवाल ये हो जाता है आपसे, एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपसे और पूछूंगा। क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? ये सवाल है आपसे। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
यहां पर चर्चा करें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के नए अध्यक्ष के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कहें तो इंटरनेशनल आईडीईए के नए अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो ज्ञानेश कुमार, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, इनको 2026 के लिए नियुक्त किया गया है। चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट्स क्या है। इंटरनेशनल आईडीईए के नए अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को 2026 के लिए चुना गया है। वे 3 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में पदभार ग्रहण करेंगे। ठीक है, 3 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में पदभार ग्रहण करेंगे। चर्चा करें तो विशेष रूप से इस पद को संभालने वाले पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ठीक है, अभी तक कोई भी भारतीय चुनाव आयुक्त जितने भी हुए हैं उनमें से कोई भी भारतीय चुनाव आयुक्त ने इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष का पदभार नहीं संभाला था। ठीक है, और यहां पर पहले व्यक्ति बन गए हैं। इसी वजह से ये पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपसे एग्जाम में सवाल पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भारत की भूमिका, जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यूनेस्को है या वर्ल्ड बैंक है या यूनेस्को है, ऐसी संस्थाओं में भारत की भूमिका के बारे में सवाल पूछे तो आप एक पॉइंट वहां पर जो संस्थाओं में भारत के ओर से जो प्रतिनिधि हैं या अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या किसी अन्य पद पर जो प्रमुख भारतीय विद्यमान है उनका जिक्र आप कर सकते हैं। और उनके जिक्र में आप यहां पर ज्ञानेश कुमार का नाम मेंशन करेंगे जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और उनको देखा जाए इंटरनेशनल आईडीईए का अध्यक्ष नामित किया गया 2026 के लिए, और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले भारतीय चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, इंटरनेशनल आईडीईए अर्थात इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के बारे में चर्चा करें। एक वैश्विक संगठन है जो लोकतंत्र, निर्वाचन, प्रबंधन और सुशासन को मजबूत करने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले, अब यहां पर देखा जाए आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाएंगे। वो कौन कौन से जिले होंगे ये पॉइंट आपको याद रखना होगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। चर्चा करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में 3 नए जिले पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ली, तो ये तीनों जिले किस राज्य में बनेंगे ये पॉइंट आपको याद रखना है। सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रहे पोलावरम, मार्कापुरम और मदनपल्ली जिलों का संबंध किस राज्य से है, तो ये 3 जिले हैं, 3 नए जिले बनेंगे। और ये 3 नए जिले बनाने का निर्णय कहां पर लिया गया, आंध्र प्रदेश में लिया गया है। एन चंद्रबाबू नायडू वर्तमान में देखें तो आंध्र प्रदेश के सीएम है। ठीक है, मंत्रियों की समिति की सिफारिश के आधार पर किए गए इस पुनर्गठन के बाद राज्यों के जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 26 से बढ़कर 29 हो गई है, जिससे प्रशासन को और अधिक विकेंद्रीकृत तथा स्थानीय स्तर पर सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो अब आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई है, 26 से बढ़ के 29 हो गई है। चलिए आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा यहां पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में एक 76वां जिला, ठीक है 76वां जिला बनाए जाने की कयास चल रही है, बनाया जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना ये है कि किसके नाम पर, किसके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, ये आपको बताना है किसके नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। जो 76वां जिला बनेगा वो किसके नाम पर बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमान इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहाल सुविधा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत की पहली वैश्विक स्तरीय यानी कि ग्लोबल विमानन इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहाल सुविधा का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर 2025 को हैदराबाद में भारत की पहली वैश्विक स्तरीय विमानन इंजन मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल सुविधा का उद्घाटन किया है। फ्रांस की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है साफरान। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, साफरान कंपनी, डसाल्ट कंपनी, ये सब कहां की है, ये सब फ्रांस की कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये साफरान जो है ये प्रमुख एरोस्पेस कंपनी है, कहां की, फ्रांस की, और इसी के द्वारा विकसित यह सुविधा साफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया भारत में विमानन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, यह कदम, इस कदम से क्या होगा कि इस कदम से देश को वैश्विक जो मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल हब के रूप में स्थापित करेगा। यह कदम भारत को वैश्विक मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहाल हब के रूप में स्थापित करेगा और भारत को विमानन निवेश का पसंदीदा गंतव्य भी बनाएगा। ठीक है, तो आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उनको हमने चर्चा की। कुछ सवाल आपसे चलते चलते मैं फिर पूछूंगा, उन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, सवाल क्या है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में
किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा देश है जिसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, ये पहला सवाल है आपसे। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि T20 विश्व कप 2026 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन है जिसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? और एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगा कि हिंदी में शपथ ग्रहण लेने वाले, मतलब हिंदी में शपथ ग्रहण, ठीक है, शपथ ग्रहण करने वाले, हिंदी में शपथ ग्रहण करने वाले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज मैंने आपसे लगभग 6 से 7 सवाल पूछे हैं। इन 6 से 7 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो भी आपका फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो टेस्ट होते हैं वो ऐप पर लगे हुए हैं, आप जाके ऐप पर टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।